ओके। चलिए दोस्तों, बिल्कुल शांत हो जाइए। तो बिल्कुल शांत हो जाइए। सब बैच बदल बदल कर आए हैं दरोगा बनने के लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, शांत हो गए? बिल्कुल शांत हो जाइए और मूड को चेंज कर लीजिए, क्योंकि बैठे थे कुछ और चल रहा होगा मूड में, तो बिल्कुल चेंज कर लीजिए। और जो लक्ष्य है सबका, जैसे रोशन सर हमें बताया कि दरोगा का बैच है, तो निश्चित तौर पर सबका लक्ष्य है दरोगा बनना। और इतना तो आपको पता ही होगा, अगर ग्रेजुएट हो गए और हो ही गए हैं, कि दरोगा बनना आसान नहीं है। रहता तो पहले हम खुद बनते, तो आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग बन रहे हैं। सरकार का सीट तो ऐसा नहीं कि खाली जा रहा है, जितना सीट है सब भर रहा है। तो जनरल कंपटीशन में कोई भी नौकरी करना है, उसका सबसे बड़ा राज है कि आप घर पर बैठकर कितना देर पढ़ते। दिक्कत सबके साथ यही आती है कि घर पर बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ते रहते हैं तो फिर उनका लीक टूट जाता है। कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और से आते, पता चलता है क्या पढ़ रहे हो, पहले उसी को खोजने में समय बीतता है 1-2 दिन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर पर पढ़ना जरूरी है, घर पर लगातार पढ़ना जरूरी है, और घर पर एग्जाम होते होते तक लगातार पढ़ते रहना जरूरी है। ये भरम में नहीं रहिएगा कि एकदम दरोगा बैच में एडमिशन ले लिए हैं तो एकदम अब दरोगा बन ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो घर पर आज से एकदम दरोगा बने हैं तो एकदम घर पर आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। लेकिन सवाल है कितना देर पढ़ना जरूरी है। तो उम्र ही आपका पढ़ने वाला है। घर से आए हैं पटना पढ़ने के लिए ना आए हैं। जब घर से चले थे तो पटना आए थे तो कोई और चीज दिमाग में था, सिर्फ यहीं तक पटना जाकर पढ़ेंगे। तो आपका पूरा समय ही पढ़ने के लिए सुरक्षित है, रिजर्व है। तो कितना देर पढ़ेंगे ये भी कोई प्रश्न नहीं होनी चाहिए। जो भी समय है पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए, यानी कि खाना सोना छोड़कर सारा समय पढ़ते रहिए। कोई और कार्य क्यों करिए, क्योंकि आप आए ही पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, घर पर पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसा हजारों एग्जाम्पल है कि विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ रहा था, लेकिन घर पर पढ़ते पढ़ते वो दरोगा बने हैं। लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ कोचिंग में पढ़कर वो दरोगा बन गया है। अब है कि घर पर पढ़ना आसान बनाने के लिए ही हम ये बैच दिए हैं। एक बड़ी समस्या रहती है कि क्या पढ़ें हम, उसी को आसान बनाए हम। यानी कि आपको क्लास में हम जितना कुछ करवाएंगे, हमारे मटेरियल में जितना भी प्रश्न है, जैसे बायोलॉजी का नोट मिल गया होगा, नहीं मिला होगा, जिसको उसके पास मोबाइल होगा पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, उससे भी बहुत काम चल जाता है। टेक्नोलॉजी का लाभ उठा लीजिएगा। जिनके पास नहीं है नोट्स, 1-2 दिन फोटो खींचकर तो काम चला ही सकते हैं। तो सब आपको करना क्या है घर पर, कि हम जो क्लास में करवाएंगे क्वेश्चन या हमारे नोट्स में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उस सब का उत्तर आपको सिर्फ याद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका उत्तर आपके होंठ पर होनी चाहिए। और उसके बाद औकात नहीं है किसी बोर्ड का कि आपको नौकरी से रोक लेगा। तो इसलिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न है उसको याद करना है, ये लक्ष्य बनाइए। हम आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो सब मटेरियल में थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। क्लास में हम आपको थ्योरी समझाएंगे, जितना हमको आता है उतना समझाएंगे और उससे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर आप उस प्रश्न को घर पर जोरदार तरीके से याद करते रहिएगा, थ्योरी को समझते रहिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करें बायोलॉजी का। और दरोगा के एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60% क्वेश्चन बायोलॉजी के ही होते हैं। 60%।
ऊपर नीचे होते रहता है। तो सबसे ज्यादा समय बायोलॉजी में ही लगने वाला है। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री हम चालू करेंगे और उसके बाद फिजिक्स को भी चालू करेंगे। तो बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप एडमिशन लिए हैं तो आपको तो इतना पता ही होगा कि आप जो एडमिशन लिए हैं तो किसी प्रोफेसर के पास पढ़ने के लिए नहीं लिए हैं। यानी कि बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास भी इतना नॉलेज नहीं है कि हम आपको सब कुछ समझा दें। और निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि सब कुछ समझाने वाले को प्रोफेसर कहते हैं, जो कॉलेजों में होते हैं, वहां भी आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ाने का दृष्टिकोण ये रहेगा कि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बाकी बायोलॉजी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम भी ज्यादा कुछ जानते नहीं है। तो आइए पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर क्या है? सेल। हम जहां रहते हैं ना, उसके चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं जानते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। और हम नहीं, कोई भी सजीव कहां रहते हैं? पर्यावरण में रहते हैं। पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और यह पर्यावरण किससे मिलकर बना हुआ है? तो इसका सबसे आसान आंसर है, सब कुछ से मिलकर बना हुआ है। सब कुछ, यानी कुछ भी पर्यावरण से बाहर नहीं है। हम जहां रह रहे हैं, और हम कहां रह रहे हैं? पृथ्वी पर रह रहे हैं। उसके चारों ओर के क्षेत्र को मिलाकर क्या बना हुआ है? पर्यावरण। और यह बहुत विशाल है। पूरा पृथ्वी ही समाहित है इस पर्यावरण में। और पर्यावरण के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सब कुछ। कुछ भी पर्यावरण से बाहर नहीं है। फिर भी इसे इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि पर्यावरण जो बना हुआ है उसमें शामिल है क्या? स्थल मंडल। उसमें शामिल क्या है? जलमंडल। उसमें शामिल क्या है? वायुमंडल। और उसमें शामिल क्या है? जैव मंडल। जैव मंडल जहां लिविंग थिंग्स सजीव रहते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल शामिल है, जल मंडल शामिल है, वायुमंडल शामिल है और जैव मंडल शामिल है। अब कहिए, कुछ भी पर्यावरण से बाहर रहा है? कुछ भी पर्यावरण से बाहर। जैव का मतलब सजीव। जहां सजीव है वहां वायु भी होगा, जल भी होगा और स्थल भी होगा। तो इस हमारे पर्यावरण में, हमारा पर्यावरण जो है वो स्थल, जल, वायु और जैव यानी सभी सजीवों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि पर्यावरण में सब कुछ समाहित है। और थोड़ा सा और डिटेल में जाइएगा तो स्थल और जल, वायु को दोस्तों आप निर्जीव कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अगर स्थल मंडल की हम बात करें, जल मंडल की बात करें, वायुमंडल की बात करें, ये सब जो बने हुए हैं इसको हम क्या कह सकते हैं? निर्जीव। और जैव मंडल को हम क्या कह सकते हैं? सजीव, लिविंग थिंग्स। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या शामिल है? पर्यावरण के अंतर्गत पूरा पृथ्वी ही शामिल है। अर्थात क्या शामिल है? सब कुछ शामिल है। लेकिन परिभाषित करने के लिए कहा जाता है कि पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल शामिल है। कोई भी सजीव अपने पर्यावरण के बिना रह नहीं सकता दोस्तों। क्या कोई भी सजीव वायु के बिना रह सकता है? जल के बिना रह सकता है? स्थल पर नहीं भी रह सकता, लेकिन जल में तो रह सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं वायु और जल के बिना सजीवों का रहना मुश्किल नहीं है। तो पर्यावरण के बगैर किसी भी सजीव का कोई अस्तित्व नहीं हो ही नहीं सकता है। तो हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है ना पर्यावरण, अगर उसको बहुत छोटे अर्थों में देखें तो वे किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ दोस्तों?
सजीव और निर्जीव से बना हुआ है। हमारा पर्यावरण को अगर काफी संक्षिप्त रूप से देखे तो यह मुख्यतः दो ही चीजों से बना हुआ है दोस्तों। कौन कौन चीज से? सजीव और निर्जीव चीज से। अब कोई भी सजीव है या कोई भी निर्जीव है, उनका पूरा शरीर कुछ से कुछ यानी किसी चीज से मिलकर तो बना होगा कि ना। तो वैज्ञानिकों ने जब निर्जीव पदार्थों के बारे में चेक किया, निर्जीव समझ रहे हैं ना, पर्यावरण मुख्य रूप से किन किन चीजों से बना हुआ दोस्तों? अब व्यापक अर्थों में आप क्या कह सकते हैं, देख लिए ना। पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। लेकिन अगर उसको सिर्फ दो भागों में बांटे तो यही दो चीज निकल कर आता है ना, सजीव और निर्जीव। सजीव की भी अपनी एक शरीर होती है और निर्जीव की भी अपनी एक आकार होती है। आकार नहीं भी हो, अवरोध तो उत्पन्न कर ही सकता है। और सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने जब निर्जीव पदार्थ को चेक किया तो पता चला कि सभी निर्जीव पदार्थ एटॉम यानी कि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? तो एटॉम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटॉम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। फिर अणु मिलकर एक सजीवों का, एक निर्जीव पदार्थ का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। तो हमारे आसपास जितना भी निर्जीव पदार्थ है वो किनसे मिलकर बना हुआ है? एटॉम से मिलकर बना हुआ है। एटॉम आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का ढेर ही क्या होता है? निर्जीव होता है। जैसे ये बोर्ड एक निर्जीव है, ये बोर्ड के सूक्ष्मतम अणु क्या निकलेगा? एटॉम। फिर एटॉम मिलकर के क्या बनाया होगा? और ये जो बोर्ड देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का ढेर है, इतना बड़ा ढेर है कि हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। तो हर निर्जीव पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है? एटॉम होता है। एटॉम मिलकर मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स का ढेर ही एक निर्जीव पदार्थ है जिसको हम देख रहे हैं। अर्थात जितना भी निर्जीव पदार्थ आप देख रहे हैं ना, वास्तव में वे अणु अथवा परमाणुओं का क्या है? ढेर है। तो जिस तरह से निर्जीव पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, उसी तरह सजीव भी न कुछ से कुछ मिलकर बना होगा कि नहीं होगा? तो जब वैज्ञानिक सजीवों को चेक किए तो पता चला कि सजीव का जो शरीर है उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सेल है। ठीक उसी तरह जिस तरह निर्जीवों की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? एटॉम है। ठीक उसी तरह सजीवों के शरीर के छोटे से छोटे और छोटे से छोटे संरचना को खोजा गया तो वो संरचना क्या निकला दोस्तों? सेल। लेकिन आप निर्जीव पदार्थ को देख रहे हैं, इसका निर्माण सिर्फ 2 स्टेप में हो गया जी। परमाणु अणु बनाए, अणुओं का ढेर क्या बन गया? निर्जीव पदार्थ। यानी आप देख रहे हैं कि एक निर्जीव पदार्थ का निर्माण बड़ी ही आसान तरीके से 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। लेकिन सजीव जो है वह निर्जीव के तुलना में बहुत ही जटिल है। क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण तो आप जान ही रहे हैं कि सजीव के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसका जीवन है, जीवन जो निर्जीव के पास नहीं है। तो एक सजीव जो है ना, कोई भी सजीव जो है ना, वो निर्जीवों से काफी ज्यादा जटिल है। उसकी निर्माण प्रक्रिया भी जटिल है। कितनी जटिल है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक सजीवों के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक उसी तरह जैसे निर्जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटॉम है। उसके बाद क्या होता है कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू नामक संरचना का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक बना लेते हैं। फिर उत्तक नामक संरचना जो है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गेन बना लेते हैं, अंग बना लेते हैं।
फिर कुछ ऑर्गेन मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गेन सिस्टम। क्या बना लेते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि अंग तंत्र। जैसे आप श्वसन तंत्र का नाम सुने होंगे, पाचन तंत्र का नाम सुने होंगे, वगैरह वगैरह। और फाइनली कई अंग तंत्र मिल करके सजीव के शरीर का निर्माण होता है। हालांकि कुछ सजीव हैं जिसका निर्माण प्रक्रिया सेल के पास ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप, बैक्टीरिया का शरीर का निर्माण प्रक्रिया सेल के साथ ही खत्म हो गया है, उसमें आगे की निर्माण प्रक्रिया कुछ नहीं है। लेकिन अधिकांश सजीव जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, उसकी निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से हुई है। सेल मिलकर क्या बनाए दोस्तों? उत्तक बनाए हैं। सेल उत्तक मिलकर क्या बना लिए? अंग बना लिए। अंग मिलकर अंगतंत्र बना लिए, और फाइनली अंगतंत्र मिलकर क्या बनता है? लेकिन सभी सजीवों का नहीं। कुछ सजीव ऐसे हैं जिसकी निर्माण प्रक्रिया केवल कहां तक सीमित है? सेल तक ही सीमित है। उसके शरीर में कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल क्या हो गया? लेकिन अधिकांश सजीव का शरीर का निर्माण प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि निर्जीव के निर्माण प्रक्रिया में एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का ढेर मिलकर पदार्थ। लेकिन सजीवों के शरीर की निर्माण प्रक्रिया कई स्टेप में गुजरा है कि नहीं गुजरा है? यानी कि सजीव की संरचना ज्यादा जटिल है या निर्जीव की संरचना ज्यादा जटिल है? सजीव की संरचना ज्यादा जटिल है। निर्जीव की संरचना सजीवों के तुलना में बहुत कम जटिल है, यानी कि ये इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है और इसका स्ट्रक्चर काफी जटिल है। और जहां तक निर्जीव की बात किए हैं, उसको अब यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका इलाका केमिस्ट्री है और यह वाला इलाका जो है हम लोगों का है। लेकिन समझने के लिए जरूरी था, क्योंकि पृथ्वी पर दो को छोड़कर तीसरा कुछ है ही नहीं। अपवाद सिर्फ वायरस में है। क्यों? तो उसको पढ़ेंगे वायरस में हम जब आएंगे। वहीं क्लियर नहीं हुआ अब तक कि सजीव है कि निर्जीव। लेकिन हमारी पृथ्वी पर सजीव निर्जीव छोड़कर कुछ है? कुछ नहीं है। और वो किस तरह बने हुए आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक सजीव, कोई भी सजीव हो, उसके शरीर की जो सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई है वो कौन है? सेल है। अब आप ध्यान दीजिए कि किसी भी सजीव के शरीर की जो एक संरचना होती है, उन संरचना को बनाने में मुख्य भागीदारी कौन निभा रहा है? सेल। अगर आप इस तरह से जो समझे हैं, इस प्रक्रिया में अगर सेल को ही हटा दे तो क्या लगता है सजीवों की संरचना निर्मित हो जाएगी? होगी। क्या सेल के अभाव में सजीवों की शरीर की संरचना संभव है? नहीं है। क्योंकि सेल ही नहीं रहेगा तो फिर उत्तक बन पाएगा? उत्तक नहीं है तो आप अंग की कल्पना कर सकते हैं, तो फिर कहां से शरीर बनेगा दोस्तों? यानी कि हम सेल पढ़ रहे हैं, और सेल क्या है तो इसका सबसे पहला परिभाषा यही दिया जा सकता है कि सेल वह सूक्ष्म इकाई है जिससे सजीवों की संरचना तैयार होती है। अर्थात अगर सेल नहीं रहेगा तो फिर किसी भी सजीव के शरीर की संरचना बनना संभव नहीं है, या सजीवों का निर्माण ही संभव। तो एक सजीव की संरचना को जो आप देखते हैं, उस संरचना को बनाने में मुख्य भागीदारी अंग का है या उत्तक का है या कोशिका का है? कोशिका का है। क्योंकि कोशिका के कारण ही अंग और उत्तकों का अस्तित्व है। कोशिका ही नहीं रहेगा तो अंग और उत्तकों का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं रहेगा। तो सेल क्या है? तो सेल का पहला उत्तर दिया जाता है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि सजीवों के शरीर का संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कौन सी इकाई है? संरचनात्मक इकाई का मतलब संरचना को बनाने वाली इकाई। तो सेल को सजीवों के शरीर या जीवन की क्या कहा जाता है?
स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और सेल को संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि एक सजीव के शरीर की संरचना कोशिकाओं के अभाव में हो ही नहीं सकता है। कोशिकाओं के अभाव में सजीव की शरीर की संरचना बन ही नहीं सकती है। तो कोशिका क्या है मेरे दोस्तों बताइए? संरचनात्मक इकाई है। सजीव का या निर्जीव का? सजीव का। निर्जीव से पूछ देगा तो आप क्या बोलिएगा? एटॉम है उसका। तो सजीव के शरीर या जीवन के संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सजीवों के शरीर के या जीवन की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब दूसरी बात को समझिए कि हम पहले ही बताए कि निर्जीव और सजीव में जो मुख्य अंतर है वो एक जीवन को लेकर है। सजीवों के पास एक जिंदा शरीर है। और जिंदा शरीर का मतलब क्या होता है? जिंदा शरीर का मतलब होता है कि उसके अंग तंत्र में जो भी अंग है ना, वे कुछ ना कुछ कार्यों को लगातार संपन्न करते रहते हैं। और उन्हीं अंगों के कार्यों के बदौलत एक सजीव का शरीर क्या रहता है? जिंदा बना रहता है। तो सजीवों का जो शरीर जिंदा बना हुआ है रहता है वह इसलिए क्योंकि उसके अंग लगातार क्या करते रहते हैं? कार्य करते रहते हैं। मानव का शरीर ही जिंदा है क्योंकि मानव के शरीर के अंदर के सभी अंग क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। किडनी रक्त को साफ करने का कार्य कर रहे हैं। फेफड़ा श्वसन को कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। लीवर भोजन को पचाने में लगे हुए हैं। और कई अंग है जो ढेर सारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, जिसके बदौलत हमारा शरीर क्या है? जिंदा है। अगर हमारे शरीर में किडनी अपना काम करना छोड़ दे, लीवर अपना काम करना छोड़ दे, छोटी आंत भोजन को पचाना छोड़ दे, तो क्या लगता इस स्थिति में क्या सजीव के शरीर का जिंदा रहना संभव है? नहीं है। तो एक सजीव का शरीर जिंदा तब तक है जब तक उनके शरीर के अंग क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और एक सजीव के शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए किसकी मदद चाहिए? और उत्तक कार्य कर रहे हैं, उसे किसकी मदद चाहिए? सेल। यानी कि कोई भी अंग कार्य कर रहा है वो किसके बदौलत कार्य कर रहा है? सेल। अब सामान्य अर्थों में यह समझते होंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। क्या आप यह बात जानते थे? नहीं जानते तो जान गए ना। हमारे शरीर में छोटी आंतें जहां भोजन का पाचन होता है। कैसे होता है उसके लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर है, लेकिन होता है। छोटी आंत भोजन को पचाने का जो कार्य करते हैं वो इसलिए वो अपने कार्यों को संपन्न कर रहे हैं क्योंकि छोटी आंत के प्रत्येक कोशिका भोजन को पचाने में अपना योगदान देते हैं। अगर छोटी आंत के निर्माण में जो भी कोशिका है वो कोशिका ही काम करना छोड़ देगा तो क्या लगता उत्तक अपना काम कर पाएगा या फिर अंग काम करना कर पाएगा? तो सजीव को जिंदा बनाए रखने के लिए अंगों का काम करना जरूरी है। और अंग काम करे इसके लिए यह जरूरी है कि उस अंग में जितने भी कोशिकाएं हैं वो भी काम करता रहे। अगर कोशिका ही काम करना छोड़ देगा तो फिर अंग काम कर रहा, ऐसा संभव है ही नहीं दोस्तों। यानी कि संरचना भी किसके बदौलत बन रहा है? और अंग जो काम कर रहे हैं वो भी किसके बदौलत कर रहे हैं? सेल के बदौलत ही कर रहे हैं। और इसलिए सेल को एक दूसरे तरह से भी परिभाषित किया जाता है कि सेल जो है फंक्शनल यूनिट है। क्या है दोस्तों? फंक्शनल यूनिट है। यानी कि क्या है? क्रियात्मक इकाई है। क्या है दोस्तों? क्रियात्मक मतलब काम करने वाली इकाई। संरचनात्मक मतलब संरचना बनाने वाली इकाई।
तो सेल क्या है, तो इसको आप आसान तरीके से परिभाषित कर दीजिए कि सेल सजीवों के शरीर या सजीवों के या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई का क्या मतलब होता है? संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है कि इस इकाई के बिना संरचना बनेगी ही नहीं। क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है? काम करने वाली इकाई, यानी सेल के बिना कोई अंग काम कर ही नहीं पाएगा। तो एक सजीवों का शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं के द्वारा। एक सजीव का शरीर जिंदा बना रहता है, वो भी कोशिकाओं के कार्य करते रहने के कारण। अगर एक सजीव के शरीर में स्थित कोशिकाएं हड़ताल कर दे कि कल से काम नहीं करना है, अंदाज लगाइए शरीर क्या होगा? क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। बोल दीजिए ना, क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। तो सेल क्या है दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत है? सेल कौन सी इकाई है और कौन सी इकाई है? स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है? फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है? एक सजीवों की संरचना बनाने में मुख्य योगदान किसका है? एक सजीव का शरीर का जिंदा बनाए रखने में मुख्य योगदान किसका है? सेल मिलकर क्या बना लेते हैं? उत्तक मिलकर क्या बना लेते हैं? अंग मिलकर फाइनली कई अंगतन मिलकर शरीर बना लेते। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ सजीव ऐसे भी हैं पृथ्वी पर जिसकी निर्माण प्रक्रिया सिर्फ कहां तक सीमित है? सेल तक ही सीमित है। उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि जिसकी शरीर सेल तक ही सीमित है वे कैसे जिंदा रहते हैं और किस तरह उनके सेल में काम होता है। तो कोई दिक्कत दोस्तों? प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? प्रत्येक सजीव के शरीर की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एक सजीव की संरचना बनाने में जो सूक्ष्म इकाई वह कौन है? एक सजीवों के शरीर को जिंदा बनाए रखने में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग काम कर रहा है वो कौन है? सेल के बिना सजीवों का कोई अस्तित्व। ठीक उसी तरह जिस तरह परमाणुओं के बिना निर्जीवों का कोई अस्तित्व नहीं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों, इस पृथ्वी पर एक ही जाति के सजीव तो नहीं है। मुख्य रूप से आप सजीवों को दो भागों में बांटते हैं। मुख्य रूप से लिविंग थिंग्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक प्लांट यानी कि पौधा हो गया, और दूसरा क्या हो गया? एनिमल हो गया, यानी क्या हो गया? जंतु। और हम लोग भी किसके श्रेणी में शामिल है? जंतु के। तो पृथ्वी पर सभी सजीवों की संरचनात्मक इकाई सेल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों का क्रियात्मक इकाई सेल है। लेकिन सवाल यह है कि सभी सजीव तो एक जैसे नहीं है। पौधे और जंतु में आसमान धरती का अंतर आप देख ही रहे हैं। जंतुओं में भी सभी जंतु एक जैसे हैं? जंतुओं के भी कई जातियां हैं, पौधे के भी कई जातियां। या जाति शब्द आप समझ रहे हैं ना? जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। सजीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जैसे मानव एक जाति हुआ सजीव का, घोड़ा एक जाति हुआ सजीव का, हाथी एक जाति हुआ सजीव का। ठीक उसी तरह पौधे के कई स्पीसीज है। आम का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा इत्यादि इत्यादि। और अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.8 मिलियन जातियों को खोजा है, जिसमें पौधे और जंतु दोनों शामिल हैं। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सभी के शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सभी सजीवों की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सजीव तो एक जैसे नहीं है।
तो क्या सभी सजीवों की कोशिका एक ही तरह का होता है? क्या सभी सजीवों का कोशिका एक ही तरह का होता है? तो बिल्कुल नहीं। यानी कि भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका एक समान नहीं होते हैं। उनका आकार और उनकी आकृति, आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सबका कोशिका बिल्कुल समान नहीं है दोस्तों। ठीक उसी तरह जिस तरह सभी तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं, वही बात बायोलॉजी में भी है कि सभी सजीवों की कोशिका बिल्कुल एक समान नहीं है। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति समान होती या भिन्न भिन्न होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी पौधों की कोशिका के आकार आकृति जंतुओं के कोशिका से क्या होगा? भिन्न होगा। भिन्न भिन्न जंतुओं के कोशिका की आकृति एक दूसरे से क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और दोस्तों ये समझिए कि न सिर्फ अलग अलग सजीवों के कोशिकाओं की आकार और आकृति अलग अलग होती है, बल्कि एक ही सजीव के शरीर में जितने कोशिकाएं होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। उन सभी के भी आकार और आकृति क्या होते हैं? असमान। जैसे मानव का ही शरीर ले लीजिए, हमारे आंखों के रेटिना में जो कोशिका है, क्या उसी टाइप का कोशिका हमारे छोटी आंत में भी है? नहीं है। आंखों के रेटिना जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी आंत जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसका कोई अंतर, उसमें कोई समानता नहीं होगी। दोनों की आकार और आकृति एक दूसरे से क्या होगी? भिन्न होगी। तो दूसरी पॉइंट हम क्या समझे कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सभी के कोशिकाएं एक समान, भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति, साइज और शेप एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति तो भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही सजीव के शरीर में स्थित सभी कोशिकाएं भी एक समान नहीं होते। हर अंग के कोशिका के आकार और आकृति हर दूसरे अंगों के कोशिका के आकार और आकृति से क्या है? अलग अलग है। अब आपको हम एग्जांपल दे कि रेटिना के कोशिका छोटी आंत के कोशिका के समान नहीं होगा। दोनों का शेप और साइज एक दूसरे से क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सबसे बड़ा सवाल आप ये समझिए कि एक कोशिका के आकार और आकृति निर्भर किस पर करता है? तो एक कोशिका के आकार और आकृति निर्भर करता है उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य पर। यानी कि अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति क्या होता है? अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी सजीवों के कोशिकाओं की आकृति और आकार एक समान नहीं होते। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही सजीव के शरीर में स्थित सभी कोशिका एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं। और कोशिका के आकार और आकृति निर्भर किस पर करता है? किस पर करता है? कार्य पर करता है। यानी अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के शेप और साइज भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। छोटी आंत भोजन पचाने का काम करता है। रेटिना किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो दोनों के कार्य अलग है कि न अलग है? रेटिना का कोशिका हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, छोटी आंत के कोशिका हमें भोजन को पचाने में मदद करती है। दोनों के कार्य अलग अलग है, तो दोनों के कोशिका के आकार और आकृति क्या होगा? अलग। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे लीवर, मानव के लीवर और मानव के फेफड़ा का कोशिका बिल्कुल समान है? नहीं। क्या मानव शरीर के लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, और मानव शरीर के फेफड़ा, इन दोनों अंग
अंग के कोशिका का आकार और आकृति बिल्कुल एक समान है या अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग अलग है। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर कर रहा है? लीवर का काम भोजन के पाचन करने से है और कुछ पोषक पदार्थों को स्टोर करने से है, जबकि फेफड़ा का काम श्वसन की प्रक्रिया को पूरा कराने से। फेफड़ा का काम अलग है और लीवर का काम अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। तो कोशिका का आकार और आकृति एक समान हो ही नहीं सकती है। कोशिका का आकार आकृति क्या होगा? क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो सजीवों के शरीर की या जीवन की रचनात्मक इकाई क्या है? सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति एक समान होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या एक सजीव के शरीर की सभी कोशिकाएं एक समान होते हैं? उसके आकार और आकृति क्या होते हैं? एक कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? यानी अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति क्या होगा? अलग अलग होगा। और एक समान कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति क्या होगा? एक समान होगा। समान कार्य करने वाले कोशिका के शेप और साइज भी समान होते हैं, और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के शेप और साइज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और कुछ कोशिका ऐसे हैं दोस्तों, अधिकांश कोशिका के आकार और आकृति निश्चित यानी कांस्टेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन जिस भी आकृति में रहते हैं उस आकृति को वो नियत बनाकर रहते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिनकी आकृति बदल जाती है। कुछ सेकंड पहले कुछ और था, कुछ सेकंड के बाद कुछ और हो गया। अब आपको हम एक सामान्य नाम बताते हैं, और हल्का भी आप कॉन्शियस होंगे तो इसका नाम आप सुने होंगे, अमीबा। यह एक प्रोटोजोआ है। ये एक सजीव है जो आंखों से नहीं देखते हैं, और इसकी कोशिका इसकी शरीर कोशिका स्तर तक ही निर्मित है। ये कोशिका की जो अमीबा की जो कोशिका है दोस्तों, अमीबा का कोशिका कुछ समय तक ऐसा है, फिर तुरंत बदलकर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। फिर तुरंत बदलकर किसी और आकृति में आ जाएगा। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार आकृति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन नियत बनी रहती है। लेकिन हम अभी तुरंत पढ़े कि लीवर और फेफड़ा का कोशिका का आकार और आकृति एक समान नहीं होगा, लेकिन लीवर के कोशिका का आकार और आकृति जैसा भी होगा वे नियत बना रहेगा। और लगभग सभी कोशिका के जो शेप और साइज होती है वे नियत बनी रहती है। लेकिन कुछ कोशिका इस पृथ्वी पर ऐसा भी है जिसकी कोशिका के आकार और आकृति निश्चित है ही नहीं। हालांकि ऐसे कोशिका बहुत कम है, लेकिन है। तो क्या कोशिका की आकार और आकृति हमेशा नियत बनी रहती है? लगभग नियत ही बनी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जिनकी आकार और आकृति पल पल क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अमीबा ऐसे ही एक कोशिकीय जीव है जिनके कोशिकाओं के आकृति लगातार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। और अमीबा पर क्या है? हमारे शरीर में ब्लड है, और ब्लड में एक कोशिका WBC, आप नाम सुने होंगे, WBC। WBC भी दोस्तों हमारे शरीर के एक ऐसी कोशिका है जिसकी आकृति नियत नहीं रहती है। आकृति में क्या क्या समय समय पर क्या होते रहता है? बदलाव होते रहता है। तो बात को समझ गए ना? आकार और आकृति को लेकर अब किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं ना है। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति एक समान होते हैं। स्टेटमेंट सही है? क्या है? तो भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका की आकृति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है।
क्या एक सजीव के शरीर में स्थित सभी कोशिकाएं के आकार और आकृति समान होती है? अलग अलग होती है। कोशिकाओं के आकार और आकृति किस पर निर्भर करता है? अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका की आकृति, कोशिकाओं के आकार और आकृति भिन्न भिन्न सजीवों के और भिन्न भिन्न कार्य करने वाले के अलग अलग होती है, लेकिन जो भी आकृति होती है वह नियत बनी रहती है। लेकिन क्या सभी कोशिका, पृथ्वी पर सभी कोशिकाएं जो है सबका आकृति हमेशा नियत बनी रहती है? कुछ का हमेशा क्या होते रहता है? दो नाम याद रहेगा ना, कौन कौन? अमीबा और मानव के रक्त की WBC कोशिका की आकृति पल पल क्या होते रहती है? बदलते रहती, आकृति निश्चित नहीं होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए अगला पॉइंट पर। कोशिका के आकार और आकृति को समझ ही गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं कोशिका के संख्या पर। कोशिका के संख्या पर क्या सभी सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है? सब कुछ लेकिन आप लोग जान रहे हैं पहले से ना। तीसरा पॉइंट समझिए कि क्या सभी सजीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक समान होती है, अलग अलग? तो बिल्कुल अलग अलग होती है। और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने सजीवों को दो वर्गों में बांटा है, और वो दो वर्ग है दोस्तों, यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। इसको कहते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान, और कोशिकाओं के संख्या के आधार पर सजीवों के कितने वर्ग हैं? और ये कौन से सजीव हैं? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये किस प्रकार के। ऐसे सजीव जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। ऐसे सजीव जिनके कोशिकाओं का, जिनके पूरे शरीर केवल और केवल एक कोशिका के द्वारा निर्मित है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और आप सजीवों के निर्माण प्रक्रिया को समझिए। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक यानी कि टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। तो ऐसे सजीव जिनके पूरे बॉडी केवल एक कोशिका है, या जो एक कोशिकाओं से बना हुआ है, उसे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहते हैं। और यूनिसेलुलर में ये वाला बिल्कुल स्टेप नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों में उत्तक है? उत्तक होगा? उत्तक कोशिका से मिलकर बनेगा। लेकिन जब कोशिका ही एक है तो उत्तक बनना संभव है? और उत्तक ही नहीं तो अंग बनना संभव है? तो जो एक कोशिकीय होते हैं उनके शरीर में कितने कोशिका होते हैं? और एक कोशिकीय सजीवों में उत्तक अंग अंगतंत्र का बिल्कुल क्या होता है? अभाव होता है। और एक कोशिकीय जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सभी क्या है? एक कोशिकीय है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वे क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और ये मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, इसमें कोई दिक्कत है? जब सजीवों के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सभी आंख से दिखने वाले सजीव क्या है?
बहुकोशिकीय है। कोशिका की जो आकृति है वो आंखों से दिखने वाली आकृति नहीं है। अब जानते हैं कि मानव अपने आंख से 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से बड़ा वस्तु को ही देख सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर साइज से बड़ा वस्तु को ही देख सकता है। इससे छोटी वस्तु को अगर देखना है तो यह बिना माइक्रोस्कोप का संभव नहीं है। अपवाद को छोड़ दीजिए तो हर कोशिका की आकृति 100 माइक्रोमीटर से काफी छोटा है, काफी छोटा। तो कोशिका आंखों से दिखने वाली संरचना कुछ अपवाद हैं, अर्थात कुछ कोशिका है जो आंखों से दिखते हैं, लेकिन कोई भी कोशिका अपवाद को छोड़ दे तो वो आंखों से दिखने वाला नहीं है, क्योंकि मानव अपने आंखों से बड़ा कितना से बड़ा वस्तु को ही देख सकता है, 100 माइक्रोमीटर या 0.1। और लगभग सभी कोशिका की जो साइज है, शेप है, वो इससे छोटा होता है। तो कोशिका आंखों से दिखने वाली संरचना नहीं है। और एक कोशिकीय जीव इसीलिए आंखों से नहीं दिखाई दिए क्योंकि वो बना हुआ केवल कितना कोशिका से, कोशिका 100 माइक्रोमीटर से छोटा ही होता है, तो दिखाई देगा। लेकिन बहुकोशिकीय सजीव आंखों से दिखाई देते हैं, या आंखों से दिखने वाले हर सजीव, आंखों से दिखने वाले हर सजीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर हो गया? तो सभी सजीवों में कोशिकाओं की संख्या एक समान है। कोशिकाओं के संख्या के आधार पर सजीवों के कितने वर्ग हैं? कौन कौन? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय उन्हें कहते हैं जिनके शरीर में, और वे सजीव आंखों से दिखाई देते या नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? कि सभी कोशिका कितना से छोटा होता है, और मानव का आंख स्वस्थ आंख कितना से बड़ा कोई देख सकता है? अब आइए कि आप तो समझ गए कि सभी सजीवों में कोशिका एक समान नहीं है। तो जिस तरह हम देखे थे कि कोशिका के आकार और आकृति उसके कार्य पर निर्भर किया था, तो कोशिकाओं की संख्या एक सजीव के शरीर में सेल यानी कि कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है दोस्तों शरीर के आकार पर निर्भर करता है। और आकार पर कैसे निर्भर करता है वो आप आसानी से समझ जाइएगा, या आप समझते भी होंगे। आपसे पूछेगा कि बरगद के पेड़ में ज्यादा कोशिका है कि या गुलाब के फूल के पौधे में ज्यादा कोशिका? बिल्कुल श्योर है। यह निर्णय आप किस आधार पर लिए? यानी कि कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर है? एक वयस्क शेर के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा कि एक बंदर के शरीर में ज्यादा कोशिका? तो शेर के शरीर में होगा, क्योंकि उनका शरीर एक बंदर के शरीर के अपेक्षा तिगुना या चौगुना होता है। तो कोशिकाओं के आकार और आकृति उनके कार्यों पर निर्भर करता है, और कोशिकाओं की संख्या सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? तो कोशिका क्या है समझ चुके हैं आप। भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग होती है, किस पर निर्भर करती है? कार्य पर। समझ चुके हैं आप। कोशिका की संख्या कैसे कैसे होगा समझ चुके हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि एक बात हम शुरुआत में पढ़े थे कि सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग होती है।
तो फिर एक सवाल ये उठ सकता है, आपके मन में उठा होगा कि किस सजीव के कोशिका की आकृति किस तरह की होती है। सभी सजीवों के कोशिकाओं की आकृति एक समान नहीं, भिन्न भिन्न होती है। तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति कैसी है। और भिन्न भिन्न सजीवों का मतलब सजीवों की भिन्न भिन्न जातियों से है, जिनकी संख्या वर्तमान में कितना से ज्यादा हो चुकी है, 1.8 मिलियन से ज्यादा। और प्रतिदिन कोई ना कोई नए जातियों को हमारे जीव वैज्ञानिक खोज निकालते हैं। कि 1.8 मिलियन सजीवों की जातियां, इसमें पौधा जंतु दोनों शामिल है, 1.8 मिलियन सजीवों के जातियों का पता जीव वैज्ञानिकों ने अब तक लगाए हैं। इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सभी के कोशिका के आकार और आकृति निश्चित ही एक समान। और अगर आप यह जानने की कोशिश करिएगा कि किस सजीव के कोशिका के आकार और आकृति कैसी है, तो सजीव कितना है एक एक कर कर जानने लगेंगे, पता चलेगा दरोगा का एग्जामो हो गया और हम आकार और आकृति में फसल है। क्या जी, भिन्न भिन्न सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग है और हम प्रत्येक सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति को समझने लगे, जानने लगे कि वे कैसा है, तो ये दोस्तों उम्र भर का सवाल है। उम्र बीत जाएगा फिर भी आप सभी सजीवों के कोशिका के आकार और आकृति के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जान पाए। अर्थात दोस्तों सजीवों के इतनी जातियां हैं कि आप एक एक करके सभी के आकार और आकृति को जान ही नहीं सकते हैं। या कहेगा नहीं बिल्कुल हम जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दरोगा का एग्जाम बीत गया। दोस्त लोग दरोगा का वर्दी पहनकर जॉब कर रहा है और हम आकार और आकृति में फंसे हुए। दोस्तों तो सभी सजीवों के कोशिकाओं के आकार और आकृति के बारे में जानना संभव है, लेकिन प्रमुख का तो जानना संभव है ना। प्रमुख के बारे में जान लेना तो जरूरी है। जरूरी इसलिए कि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे जीव वैज्ञानिकों ने अब तक जो सबसे छोटी कोशिका का पता लगाया है, उसकी साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर है। जीव वैज्ञानिकों ने अब तक जितने सजीवों का पता लगाया है, उन सजीवों में सबसे छोटी से छोटी जो कोशिका है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। इससे छोटी कोशिका का पता अब तक नहीं चला है। तो वर्तमान में सबसे छोटी कोशिका की आकृति क्या है दोस्तों? और यह है आपको माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में, गैलीसेप्टिकम नामक एक बैक्टीरिया में पाया गया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। नोट में मिस्टेक से माइक्रो लिखा गया है, तो वो माइको है, MYCO, माइको। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है? बैक्टीरिया है। उसी तरह सबसे बड़ी कोशिका जो अब तक वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, उसकी साइज 170 गुना 135 मिलीमीटर है। लंबाई गुना जो सबसे बड़ी से बड़ी कोशिका का पता लगाया गया है, उसका साइज कितना है? अब जब कोशिका का साइज इतनी बड़ी है, तब निश्चित रूप से ये आंखों से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि आंखों से आप कितने से बड़े वस्तु को देख सकते हैं? ये 170 गुना 135 मिलीमीटर का है।
और एक वयस्क व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को देख सकता है। तो सबसे बड़ी कोशिकाओं का जीव वैज्ञानिकों ने जो अब तक पता लगाए हैं, उनका साइज क्या है दोस्तों? और इतनी बड़ी कोशिका दिखता है शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, जिसे आप आंखों से देख सकते। लेकिन यह अपवाद है दोस्तों, यह नहीं कि ढेर सारे कोशिका को हम आंखों से देख सकते हैं। तो आप सिर्फ इस अपवाद, इतनी बड़ी कोशिका एक अपवाद ही है साइटोलॉजी में कि जो आंखों से दिखाई देते हैं। वैसे शुतुरमुर्ग खुद अपवादे है क्या? नहीं है, किसी भी पक्षी से सटीक नहीं बैठता है। लगता है प्रकृति शेर बना रहा था, मिस्टेक से कुछ और बन गया। नहीं, शुतुरमुर्ग बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ठीक है। और कहाँ रहते आप जानते? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी सहारा मरुस्थल में उसका निवास स्थान है, मुख्य। तो शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे बड़े हैं। तो सबसे छोटा कोशिका की आकृति क्या है दोस्तों? 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़े कोशिका की आकृति क्या है? 170 गुना 135 मिलीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका कहां मिलता है? शुतुरमुर्ग के। सबसे छोटी कोशिका कहां मिलता है? लेकिन सभी बैक्टीरिया में एक खास बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में। क्लियर है? उसके बाद आइए दोस्तों कि सभी सजीवों में सबसे विकसित सजीव कौन है, यह पता है आपको? सभी सजीवों में सबसे विकसित सजीव कौन है? मानव है। मानव बोलिए ना, बहुत को शक है, मानव ही है। सभी सजीवों में सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड मानव ही है। अब आप पूछिएगा कि ये किस आधार पर तय कर लिया कि सबसे विकसित मानव है? तो कौन सबसे ज्यादा विकसित है, वो इस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं कि कौन पर्यावरण को झेलने में ज्यादा सक्षम है। जो सजीव पर्यावरण को झेलने में या पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में जितना सक्षम होगा, पृथ्वी पर उसका अस्तित्व उतना ही प्रबल होगा। आप ये सामान्य रूप से जानते होंगे कि डायनासोर पाए जाते थे पृथ्वी पर, काफी ज्यादा खूंखार और बड़े आकार का वह जीव था। लेकिन कहां है आज? कहीं है? विलुप्त हो गया है। तो दोस्तों कौन सजीव कितना विकसित है, उसके आकार के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जाता है। कौन सजीव कितना विकसित है, यह निर्णय इस आधार पर लिया जाता है कि कौन पर्यावरण को झेलने में कितना सक्षम है, या कौन ज्यादा से ज्यादा अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। और निश्चित ही जिस जीव में पर्यावरण को झेलने की प्रबल सामर्थ्य है, उसका अस्तित्व अधिक से अधिक समय तक इस पृथ्वी पर बना रहेगा, अर्थात वे जल्द विलुप्त नहीं हो सकते हैं। वही सबसे विकसित जीव होगा। और ये सारे गुण मानव में है। गर्मी से परेशान है ना, एसी लगाएंगे। पेड़ पौधा को है औकात कि गर्मी से परेशान होकर कुछ कर ले? या मानव को छोड़कर अन्य सजीवों के किसी जातियों में है इतनी औकात? नहीं है। औकात शब्द को निगेटिव नहीं लीजिएगा, आसान भाषा में क्षमता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, सबसे विकसित जीव इस पृथ्वी पर कौन है? क्योंकि मानव ही पर्यावरण परिवर्तन को सबसे झेलने में ज्यादा सक्षम है। मानव ही अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसीलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका को जान लेना बहुत जरूरी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवा है, अंडाणु है।
सबसे बड़ी कोशिका क्या है दोस्तों? ओवा है। उसी के बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल, जिसका संबंध किससे है? ब्रेन से है। देखिएगा भिन्न भिन्न बुक में अलग अलग इसका आंसर दिए जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका में स्पर्म सेल का नाम आता है। अब गूगल भी करिएगा निकलेगा, लेकिन सब गलत है। हम जो पढ़ा रहे वही सही है, ठीक है। ग्रेन्यूल सेल, मस्तिष्क में पाया जाने वाला ग्रेन्यूल सेल। एकदम जो भी एनसीईआरटी का डाटा है वही हम आपको देते हैं, या जब एनसीईआरटी में डाटा का अभाव हो जाता है तो उस बुक को हम प्राथमिकता देखते हैं जिसको पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसरों ने लिखा है, ठीक है। बाकी किसी बुक का हम गलत कोई विवरण आपके सामने नहीं रखेंगे, ठीक है। प्रश्न का भी उत्तर होता है, जब देखते हैं कि उत्तर नहीं मिला सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में भी नहीं मिल पाता तब सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कि उन बुक को लिया जाए जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने लिखा है, ठीक है। तो कोई भी डाटा आपके सामने में गलत नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? ग्रेन्यूल सेल। सबसे छोटी कोशिका कौन है दोस्तों? ग्रेन्यूल सेल है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन है? न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। याद रहेगा ना? बिल्कुल, नहीं तो नौकरी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। बात मानव शरीर की कर रहे हैं। सभी सजीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका सभी सजीवों शुतुरमुर्ग के अंडों में देखने को मिला, 170 गुना 100। क्लियर है दोस्तों? कोशिका के बारे में लगभग आप फंडामेंटल जानकारी हासिल कर लिए। कोशिका क्या है? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक सभी सजीवों का, सभी कोशिकाओं, सभी सजीवों की कोशिका के आकार और आकृति एक जैसी न ही एक सजीव के शरीर में स्थित सभी कोशिकाओं के आकार और आकृति एक समान। कोशिका के आकार और आकृति किस पर निर्भर है? अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का शेप और साइज, आकार और आकृति भी क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान। संख्या के आधार पर सजीव के कितने वर्ग? एक कोश के, और एक सजीव के शरीर में कोशिका कितना होगा यह निर्भर करता है कोशिका के जितनी बड़ी आकार उतनी बड़ी। अच्छा कहिए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक प्रश्न का। हाथी में ज्यादा कोशिका या चूहा में? हाथी में। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? और जो कुछ तथ्य थे याद करने वाले, इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। और याद करने में कोई दिक्कत है तो सीधा प्रश्न पर जाना है। हम नोट्स में जितना प्रश्न दिए हैं ना उसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत कहीं होने वाला नहीं है। मार्केट में जितना भी बुक था ना सबका क्वेश्चन एक जगह, फालतू बुक पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और प्रतिदिन घर पर जाकर क्वेश्चन बनाना कि आज जो क्लास में हम पढ़े हैं इससे कितना हम समझे हैं, यह पता तब चलेगा जब आप प्रश्नों को बनाइएगा। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका के बारे में हमें इतनी जानकारी जो हम प्राप्त किए हैं अब तक, कोशिका के बारे में जो इतनी जानकारी प्राप्त, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों? दिक्कत भी होगा तो नेगलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, बहुत दिक्कत होते रहता है, इसलिए छोटे मोटे दिक्कत को नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं ठीक तरह से? अब आइए कि हम इतनी जानकारी जो कोशिकाओं के बारे में प्राप्त किए तो निश्चित ही कहीं वैज्ञानिक इनमें प्रयास किए तब ना हम जाने, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम घर पर रिसर्च करके आए हैं आपको बता रहे हैं, नहीं। तो जितनी भी जानकारी हम प्राप्त किए हैं, यह जानकारी हमें तब प्राप्त हुई है जब वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अपने
प्रयोगशालाओं में अनुसंधान किए। जीव वैज्ञानिकों के किए गए रिसर्चों का ही परिणाम है कि आज हम कोशिकाओं के बारे में इतनी चीज जान पाए। तो कोशिकाओं के जानकारी को मानव समुदाय को सामने लाने में कोई एक नहीं, कई जीव वैज्ञानिकों का योगदान है। और हम कोशिकाओं के बारे में जब इतनी जानकारी प्राप्त कर लिए है तो निश्चित तौर पर उन वैज्ञानिकों को जानना ही पड़ेगा जिसके बदौलत हमें यह जानकारी हासिल हुई। दोस्तों, उन वैज्ञानिकों का नाम जानना बहुत जरूरी है। यह नैतिक रूप से भी जरूरी है कि आप उन वैज्ञानिकों को जानिए जिनके बदौलत आपको ज्ञान अर्जन हो रहा है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो जरूरी है ही, क्योंकि वैज्ञानिकों के नाम कोशिका से संबंध में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए अब उस वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके बदौलत कोशिका को आप पढ़ रहे हैं या जिनके रिसर्च के बदौलत हम कोशिका के बारे में जान पाए हैं। चलिए, रेडी है? साइंस के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी खोज कब हुआ जानते हैं आप? 1590 में। 1590 में जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज हो गई, वो भी अचानक, जिसको एकदम बिहार में कहते बवंडर। तब ये भी कह सकते 1590 में जीव विज्ञान के क्षेत्र में बवंडर मच गया। आखिर 1590 में क्या हो गया? तो 1590 में हो गया दोस्तों माइक्रोस्कोप का खोज। क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का खोज। माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते। सूक्ष्मदर्शी यानी जिससे छोटे से छोटे पदार्थों को, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, उसको देखा जा सके। अब वैसे भी मानव के आंखों का रेंज देख ही लिए थे ना, 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर। उससे छोटा को देखना है तो व्यवस्था किसका करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। और दोस्तों, यह बात तो आप जान ही गए हैं कि कोशिका आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपवाद को निकाल दीजिए तो दिखाई देते हैं? नहीं। तो कोशिकाओं का खोज तब तक संभव नहीं था जब तक किसका खोज ना हो जाए? माइक्रोस्कोप का। क्या लगता है दोस्तों, माइक्रोस्कोप के खोज के बिना कोशिका का खोज लिया जाता? नहीं जाता। तो वैज्ञानिक कोशिका की खोज करते उससे पहले यह जरूरी था कि किसका खोज हो? माइक्रोस्कोप का खोज हो। माइक्रोस्कोप के खोज के बिना कोशिका को खोजा जाना संभव ही नहीं था, क्योंकि कोशिका आंखों से दिखते ही नहीं है। और यह माइक्रोस्कोप का खोज 1590 में हुआ था, और यह खोज दोस्तों जेड जेनसेन, ठीक है, जेड जेनसेन और तथा एच जेनसेन ने किया था। जेड जेनसेन तथा, और ये दोनों भाई थे। और आपको लगेगा कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका चश्मा का दुकान था, और उस चश्मा के दुकान में ये मिरर बेचा करते थे, यानी ऐनक और चश्मा दोनों बेचा करते थे। तो धीरे धीरे यही कार्य करते करते उन्होंने अचानक ही किसका खोज कर डाला? तो माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया दोस्तों? जेड जेनसेन और एच जेनसेन ने। और यह खोज कब हुआ? और जैसे ही माइक्रोस्कोप का खोज हुआ दोस्तों, लोगों में छोटे से छोटे चीजों की या आंखों से ना दिखने वाले चीजों की उत्सुकता बढ़ते गई। उत्सुकता बढ़ते गई क्या देखने की? छोटे से छोटे चीजों को देखने की। और ये उत्सुकता चरम स्तर पर पहुंच गया दोस्तों तब जब समय आया 1665 का। वैज्ञानिक कहीं के नहीं होते हैं, वे पूरे वैश्विक समुदाय के होते हैं दोस्तों।
पूरा मानव जाति के होते हैं। अगला बवंडर काम कब हुआ दोस्तों? 1665 में। एक बात तो समझ ही गए आप कि माइक्रोस्कोप के खोज के बिना क्या सेल को खोजा जाना संभव था? तो माइक्रोस्कोप का खोज पहली बार कब हुआ? किसने किया? जेड जेंसेन। और उसके बाद जैसे ही छोटे से छोटे वस्तु का देखने की उत्सुकता बढ़ी, और यही उत्सुकता 1665 में क्या खोज निकाला? सेल को खोज निकाला। यानी सेल की खोज कब हुई? 1665 में हुई। और यह खोजने वाले कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक थे। यह खोजने वाले कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। क्लियर? तो सेल को कौन खोजा दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने खोजा। अब पता तो थोड़ा ये चलनी चाहिए आपको कि कैसे खोज लिया सेल। तो रॉबर्ट हुक ने खुद अपने से माइक्रोस्कोप बनाए। माइक्रोस्कोप जो जेड जेंसेन और एच जेंसेन बनाए थे वे वो काफी उन्नत किस्म के नहीं थे। धीरे धीरे उस माइक्रोस्कोप में संशोधन होते गया और रॉबर्ट हुक ने खुद अपने से एक संशोधित यानी कि पहले की तुलना में एक बेहतरीन माइक्रोस्कोप तैयार किए और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के सहायता से उन्होंने किसका खोज किया? सेल का खोज किया। कैसे खोज किया यह भी समझ लीजिए। उन्होंने एक कॉर्क लिया था। क्या लिया था? कॉर्क। ये कॉर्क क्या है? तो पेड़ के छाल को देखें आप। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ना देखें क्या? तो पेड़ के छाल को ही क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन समान अर्थों में कॉर्क क्या है? तो पेड़ की छाल है जो समय समय पर देखते होंगे गिरते रहता है। वृक्ष वाले पौधे की, ये नहीं कि छाल खोजने के लिए मटर के पौधे में देख रहे हैं किधर है छाल, ठीक है ना? वृक्ष वाले पौधे की। तो कॉर्क लिया, उस कॉर्क को क्या किया? पतला से पतला काट दिया। पतला 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 जितना संभव हो उतना पतला से पतला कर दिया कॉर्क को। कौन? तो रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल अर्थात कॉर्क लिया और उस कॉर्क को जितना संभव हो उतना पतला काटा, जितना संभव हो। और उस कॉर्क के पतले से पतले काट को, उस कॉर्क के पतले से पतले काट को जब उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में उसे क्या दिखाई दिया जानते हैं? ठीक उसी तरह जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होल दिखाई पड़ते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे होल होते हैं ना, और वही होल में मधुमक्खियां निवास करती है। तो जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले से पतले भाग को माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया तो उसे ढेर सारे क्या दिखाई दिए? ठीक उसी तरह जैसे कैसे किसमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने उसी प्रत्येक हॉल का नाम क्या रखा? सेल रखा। तो सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसके सहायता से किया? कॉर्क वास्तव में क्या है? तो पेड़ के छाल को जब उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए गए माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें माइक्रोस्कोप में अनगिनत छोटे छोटे होल दिखाई दिए, ठीक उसी तरह जैसे मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देते हैं। और प्रत्येक होल को ही उन्होंने कोशिका की संज्ञा दी और इस तरह से पहली बार कोशिका का खोज हुआ।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक जो वे माइक्रोस्कोप में होल दिखाई दिए, उसका नाम सेल ही क्यों दे दिया, कुछ और काहे नहीं दिया? तो इसका भी कारण है दोस्तों कि उसका नाम सेल इसलिए पड़ा कि सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में एक शब्द होता है सेलुला। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है क्या? और सेलुला का लैटिन डिक्शनरी में अर्थ होता है छोटा, और यही छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए थे किसको? और इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? सेल रखा। तो सेल रखने का भी कारण था रॉबर्ट हुक के पास। ये नहीं होल देखा और सेल सेल चिल्लाने लगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखे हैं? आर्किमिडीज को जैसे पता चला ना, महत्वपूर्ण खोज हम कर लिए हैं, चिल्लाने लगा। आर्किमिडीज ग्रीस यूनान के जहां से सिकंदर थे, और अगर पढ़े हैं उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोले। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िएगा। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है कि कोई वस्तु जल में कैसे तैरेगा, और यह सिद्धांत उसको अचानक ही पता चल गया जब वो नहा रहे थे। जैसे ही पता चला दौड़ मार दिए। राजा का पगला गया आर्किमिडीज, जैसे काय कर रहा है जी। तो तब राजा को समझाया क्या कर दे, तब उसको इनाम दिया। तो उस तरह रॉबर्ट हुक की स्थिति नहीं थी। काफी सोच समझकर उन्होंने उसका नाम क्या रखा? तो सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन के किस शब्द से सेल निकला है? लैटिन भाषा में सेल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? छोटा कमरा। तो दोस्तों माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया? जेड जेनसेन। और आगे चलकर सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसमें किया? सेल कैसा शब्द है? सेल का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब आ जाइए दोस्तों 1683 में कोशिका के क्षेत्र का खोज और आगे बढ़ गया, और कोशिका के क्षेत्र में या साइटोलॉजी चैप्टर में रॉबर्ट हुक के बाद जो मोर्चा संभाला उनका नाम है ल्यूवेन हुक। तो जब रॉबर्ट हुक का समय समाप्त हुआ, तब मोर्चा किसने संभाला? ल्यूवेन हुक ने। अब ल्यूवेन हुक आ गए, यानी कि कोशिका के क्षेत्र में कार्यों और अनुसंधानों को रॉबर्ट हुक के बाद जिस वैज्ञानिकों का सबसे योगदान है उनका नाम है ल्यूवेन हुक। और ल्यूवेन हुक का क्या योगदान है दोस्तों? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजा गया था वो एक मृत कोशिका थी। वो एक क्या थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेन हुक। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिर ये मृत जीवित कोशिका होता क्या है? मतलब कि हम किस आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि एक कोशिका मृत है या एक कोशिका जीवित है? तो कोशिका मृत है या जीवित है, यह निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। कोशिका जो होते हैं ना, उन कोशिका के भीतर में भरे रहते हैं तरल पदार्थ। यहां हम एक गोलाकार संरचना बनाए हैं जो कि कोशिका है मान लीजिए। हालांकि कोशिका भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं और कुछ की तो आकृति पल पल बदलते रहते हैं। तो मान लीजिए गोलाकार कोशिका है, तो कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका में एक बाउंड्री लाइन होता है, अब भीतर में क्या बना होता है?
और भीतर में जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? और जीव द्रव से ही यह निर्धारित होता है कि कौन कोशिका जीवित है और कौन कोशिका मृत हो गया है। अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोशिका के अंदर जीव द्रव है तो कोशिका जीवित है। अगर कोशिका के अंदर का जीव द्रव सूख गया तो कोशिका मर गया। यानी कि कोशिका जीवित है या मृत है, यह निर्णय प्रोटोप्लाज्म के आधार पर होता है। अगर कोशिका का प्रोटोप्लाज्म है, मौजूद है, तरल रूप में मौजूद है, तो कोशिका जीवित है। अगर कोशिकाओं के भीतर का जीव द्रव सूख गया या काम करने लायक नहीं बचा तो वो कोशिका क्या हो गया? मृत हो गया। मान लीजिए कि एसिड डाल दिया हम कोशिका में, तो एसिड डाल दीजिएगा, जीव द्रव तरल ही रहेगा, लेकिन एसिड के प्रभाव से उसकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, कोशिका मृत हो जाएगी। तो एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका में क्या अंतर है, आप इस बात को समझ गए ना? तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था तो पेड़ के छाल से, अब पेड़ की छाल दोस्तों मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्तों कि एक जीवित कोशिका के तुलना में एक मृत कोशिका ज्यादा मजबूत होते हैं। जीवित कोशिकाओं के तुलना में मृत कोशिका ज्यादा मजबूत होते हैं। आप जानते हैं हमारे नाखून में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मृत कोशिकाएं हैं। यानी कि उसके भी जीव द्रव सूखे हुए हैं। मवेशियों के सींग में किस प्रकार की कोशिका है आपको पता है? मृत कोशिका। अब कहिएगा कि मृत कोशिका है तो यह ग्रोथ कैसे कर रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल आपको आ सकता है कि ग्रोथ कैसे? नाखून के नीचे में जीवित कोशिकाएं हैं जो समय समय पर मरते रहते, इसको आगे ठेलते रहते हैं। तो आप कहिए कि नाखून की कोशिका ज्यादा मजबूत है कि ये त्वचा की कोशिका? नाखून का बहुत के तो इतना मजबूत है, घायल करने की क्षमता रखता है, क्या है कि नहीं? तो ध्यान, ये मृत कोशिका जीवित कोशिका में क्या अंतर है, इस डिफरेंस को समझे कि नहीं समझे? और एक मृत कोशिका जो है जीवित कोशिका के तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत। पेड़ के भीतर के भाग का कथई रंग का जो भीतर का भाग दे, जिसको आम बोलचाल की भाषा में साल कहते हैं, सील कहते हैं, साल कहते हैं, वो आपको पता है? वो जो पेड़ के भीतरे कत्थे रंग का, कथई कलर का जो भाग है वो पेड़ का, वो मृत कोशिका से बना है, जबकि ऊपर वाला भाग जीवित कोशिका से बना है। और आप जानते होंगे कि साल की मजबूती के आगे ऊपर वाला भाग जो है कोई काम लायक नहीं होते। तो मृत कोशिकाओं से बनी संरचना ज्यादा मजबूत होते हैं या जीवित कोशिकाओं से बनी संरचना ज्यादा मजबूत होते हैं? मृत कोशिका से। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया कोशिका एक मृत कोशिका थी, अर्थात उनके कोशिका के जीव द्रव सूख चुका था। पहली बार जीवित कोशिका खोजने का श्रेय किनको है? और इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। तो अगर बैक्टीरिया को खोजा है तो कोशिका को भी नहीं खोजा उसके साथ, और अगर बैक्टीरिया जीवित है तो कोशिका भी। उसके बाद लीवेनहुक ने प्रोटोजोआ को भी देखा अपने माइक्रोस्कोप से, और लीवेनहुक के समय माइक्रोस्कोप और ज्यादा संशोधित हो चुका था। और एक होता कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसमें दो दो लेंस लगे होते हैं। और वह माइक्रोस्कोप किसने खोजा पहली बार? यानी कि लीवेनहुक ने दो दो लेंस वाला माइक्रोस्कोप बनाया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का श्रेय लीवेनहुक को है।
यानी कि माइक्रोस्कोप का खोज जेड जेंसेन एच जेंसेन ने किया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? तो इसके समय माइक्रोस्कोप और संशोधित हो गया। तो 1683 में ल्यूवेनहुक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज की। 1683 के बाद 16 से आप देख रहे हैं ना कितनी धीमी गति से सेल का विकास हो रहा है, बहुत धीमी गति। नहीं जी, 1590 1665 कितने साल का अंतर हो गया? 75 साल। यानी जिस सेल को आप 4 बार पन्ना उलट के पढ़ देते हैं, वे 4 पन्ना बनने में कई साल लगे हैं। अब 1683 से आ जाइए 1831 में। 1831 में क्या पता चला? 1831 में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि कोई भी सेल के बीच में एक गोलाकार सघन पिंड होता है, पिंड यानी बॉडी होता है। 1831 में वैज्ञानिकों को यह मालूम पड़ी कि लगभग सभी कोशिकाओं के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है, और यह जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन को लगा। दोस्तों, किसको लगा? रॉबर्ट ब्राउन को यह जानकारी सबसे पहले लगा कि प्रत्येक कोशिकाओं के मध्य में एक गोलाकार भाग होते हैं, और रॉबर्ट हुक ने इस गोलाकार भाग का नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने इस गोलाकार भाग का नाम क्या दिया? न्यूक्लियस दिया। क्या दिया दोस्तों? यानी हिंदी में क्या? यानी कि कोशिका के खोज होने के बाद जीवित कोशिकाओं की खोज हुई। अजीवित कोशिकाओं की खोज होने के बाद कोशिकाओं के केंद्रक की खोज की, और केंद्रक के खोजकर्ता और नाम रखने वाले दोनों कौन बने? रॉबर्ट ब्राउन बने। लेकिन दोस्तों 1665 में कोशिका की खोज कर ली गई, 1683 में जीवित कोशिका की खोज कर ली गई, 1831 में कोशिका के केंद्रक की भी खोज कर ली गई। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को यह बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वे जिन चीज को खोजा है वह खोज सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। यानी कि रॉबर्ट हुक कोशिका को खोजा, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी या इस बात की भनक नहीं लगी थी कि यही कोशिका जीवन का आधार है। यह बात का अंदाजा ल्यूवेनहुक को भी नहीं लगा, और यह बात का अंदाजा कोशिका के केंद्रक के खोज होने तक भी नहीं लगा। यानी कि कोशिका के खोज होने के लंबे समय बाद तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि कोशिका से ही सभी सजीव निर्मित है, अर्थात कोशिका ही सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ है। हाँ, कोशिका के सजीव के शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। इस बात की जानकारी तब मालूम पड़ी, कहीं बिना किसी बदलाव का निकाल देगा। जानकारी तब हुई जब क्या सामने आया? सेल थ्योरी। यानी कि केंद्रक के खोज होने के बाद 1838-39 में 1839-38-39 में सेल थ्योरी पेश हुआ, और यह सेल थ्योरी पेश करने वाले थे स्लाइडेन। कौन थे? स्लाइडेन। और दूसरा कौन थे? स्वान। दूसरा कौन थे दोस्तों? स्वान। तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान, और दोनों ही अपने समय के बहुत बड़े प्रोफेसर थे दोस्तों।
स्लाइडेन बोटनी के बहुत बड़े जाने माने प्रोफेसर थे, जर्मनी के थे दोनों, और स्वान जूलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, और दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी पेश किया। और सेल थ्योरी पेश होने के बाद ही यह जानकारी मिल पाई कि प्रत्येक सजीव किससे निर्मित है? कोशिका। यानी कि जब तक सेल थ्योरी पेश नहीं हुआ था तब तक किसी को यह भनक नहीं लगी कि कोशिका ही जीवन का आधार है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान भटक रहा है बहुत का। तो कोशिका ही सजीवों के शरीर का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह जानकारी क्या पेश होने के बाद लगा? और यह सेल थ्योरी में कई बात थी, इतनी बात थी कि हमें पूरा पता भी नहीं है। फिर भी जो मुख्य बातें थी वो जानना बहुत है। और इसकी संख्या मात्र कितनों है? 4 है। बातचीत नहीं दोस्तों, बातचीत करिएगा, पीछे चल जाइएगा। हाँ, कोई दोस्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि जब तक दोस्ती है तब तक मिलकर पढ़िएगा, जब तक मिलकर पढ़िएगा तब तक दोस्तों आगे बढ़ने का रेस नहीं मिल पाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबको छोड़कर आगे नहीं निकला वो रेस का घोड़ा, वो घायल घोड़ा है, बार बार घायल होते रहेगा। ठीक है, कभी मेरिट में लसकेगा तो कभी मेंस नहीं निकलेगा। तो उस सबको घायल नहीं रहना, एकदम व्यक्तिगत रूप से ये सोचना है कि जो है हम ही हैं, बाकी लाइन हमरे पीछे हैं। इस अंदाज से आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और ये बात हम सही बोले, बहुत लगता है कि डराता है। मार्केट में देखिएगा मोटिवेटर का गैंग घूम रहा है। अब मोटिवेटर का गैंग बार बार मोटिवेट मारते रहेगा, हालांकि उसके मोटिवेट में पावर है, इतना पावर है कि आप दरोगा छोड़कर कहिएगा आईएएस बनेंगे। कहां ये ज्ञान बिंदु वाला हमको लटका दिया, हमको आईएएस बनने की क्षमता है। लेकिन दोस्तों जान लीजिए उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एकमात्र विकल्प है घर पर बैठकर पढ़ना, खासकर दरोगा बनने के लिए दोस्तों। इसीलिए किसी भी इधर उधर चक्कर में नहीं होना है। और बहुत नौकरी जो कर लिया है वो भी भरम फैला रहा है। वो तो किस तरह नौकरी किया उसी को पता है, तो भरम फैला रहा है ये प्रदेश नौकरी होगा, और उसको वो पढ़ रहा है तब ना पता चला ये प्रदेश नौकरी नहीं होगा। हाँ है, तो उस सब के चक्कर में ज्यादा नहीं रखना। एक ही बात की जितना क्वेश्चन मटेरियल में है ना उसका उत्तर याद रखना दोस्तों। आइए सेल थ्योरी के प्रमुख बातें को जिक्र करते। सेल थ्योरी की जो प्रमुख पहली बात थी वो यही थी कि प्रत्येक सजीव किससे बना है? कोशिका से बना है, या एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से। यानी कि सेल थ्योरी पहले बात यही क्लियर किया कि सजीव कोशिकाओं से बना है। कुछ सजीव एक कोशिका से बना, अधिकांश सजीव एक से अधिक कोशिकाओं से बना। सेल थ्योरी की दूसरी प्रमुख बात थी कि प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जितने भी जाति का सजीव है, प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति शुरुआत में केवल कितने सेल से होती है? एक। यानी कि बहुकोशिकीय सजीव है ना, वो भी एकाएक बहुकोशिकीय नहीं होता है, वो भी बनना स्टार्ट होता है कितने सेल से? एक सेल से। तो सजीव चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उसकी उत्पत्ति या उसकी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत कितनी कोशिका से होती है? एक कोशिका से। खुद मानव की निर्माण प्रक्रिया को आप देखिए, मानव की निर्माण प्रक्रिया को आप समझिए। मानव के निर्माण में 2 सेल का जरूरी है, स्पर्म सेल और ओवा सेल। स्पर्म और ओवा सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं और बनाते हैं क्या? जायगोट। फिर जायगोट विकास करके बनता है भ्रूण, एम्ब्रियो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भ्रूण। भ्रूण विकास करके बनता है फीटस, यानी क्या? गर्भ। और अंत में
गर्भ विकास करके बनता है शिशु, गर्भ विकास करके क्या बनता है? चाइल्ड। अब फिर चाइल्ड का हो जाता है जन्म। तो एक मानव की निर्माण प्रक्रिया आप समझ रहे हैं ना? एक मानव की निर्माण प्रक्रिया में स्पर्म और ओवा भाग लिया, आपस में फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाया, फिर जायगोट विकास करके इम्ब्रियो बनाया, इम्ब्रियो विकास करके फिटस बनाया, अब फिटस विकास करके चाइल्ड बनाया, फिर उसका जन्म हो जाता है। अब यहां पर देखिए कि निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत किससे हुई है? हालांकि जायगोट बनाने में 2 भाग लिए हैं, लेकिन यहीं से मुख्य निर्माण प्रक्रिया चालू हुआ है। और यहीं से मुख्य निर्माण प्रक्रिया इसलिए चालू किया है, ना तो केवल स्पर्म ही चाइल्ड का निर्माण को चालू कर सकते हैं, ना सिर्फ ओवा। यह क्षमता सिर्फ किसमें है? जायगोट क्या है? यूनिसेलुलर, एक कोशिका है। जायगोट क्या है? फिर ये भ्रूण, ये गर्भ, ये बहुकोश की संरचना है। लेकिन जायगोट क्या है? एक कोश की संरचना है। तो कोई भी सजीव क्यों ना हो विशाल से विशाल, कोई भी सजीव क्यों ना हो विशाल से विशाल, उसकी निर्माण प्रक्रिया शुरुआत कितने कोशिकाओं से होती है? एक कोशिकाओं से होती है। शुरुआत कितने कोशिका से होती है? एक कोशिकाओं से होती है। तो सेल थ्योरी की पहली बात थी, सेल थ्योरी की पहली बात थी कि प्रत्येक सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। दूसरा बात था कि प्रत्येक सजीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, बहुकोश के ही क्यों ना हो सजीव। ओरिजिन उत्पन्न जो होगा शुरुआत में कितना कोशिका रहेगा? एक कोशिका रहेगा। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी कि कोशिका में इतनी क्षमता है कि वे स्वतंत्र रह सकता है। प्रत्येक कोशिका में, जीवित कोशिका में इतनी क्षमता है कि वह स्वतंत्र रह सकता है। जैसे एक कोश के जीव जो बैक्टीरिया है, उसके शरीर में एक ही कोशिका न है और वह जिंदा रहता है कि नहीं रहता है। इससे साबित होता है कि एक कोशिका में भी जीवन जीने के सारे गुण मौजूद है। एक कोशिका यानी प्रत्येक जीवित कोशिका स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन फिर भी ये मिल करके क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, जिससे निर्माण प्रक्रिया, एक बहुकोश के सजीव की निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। अर्थात हम जो पढ़े इस बात को कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोशिका मिलकर ही रह सकता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोशिका मिलकर ही रहेगा, अकेला नहीं रह सकता है। अकेला रहने की क्षमता हर जीवित कोशिका में है, फिर भी वो मिलकर रहते हैं। और अगर अकेले अकेले रहने की क्षमता, अकेले अकल रहने का नियत कोशिका में होती, तो निश्चित हमें एक भी बहुकोश के जीव देखने को। तो दोस्तों ये याद रखना है कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, तो इसका मतलब ही नहीं कि उत्तकों के बिना कोशिकाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल प्रत्येक जीवित कोशिका में यह क्षमता है कि वे अपना जीवन यापन कर सके। चौथी बात क्या थी? चौथी बात की थी कि कोशिका की निर्माण प्रक्रिया, कोशिका की निर्माण प्रक्रिया जिस भी तरह से होता हो, उसमें किसकी भूमिका किसकी भूमिका अहम होती है? न्यूक्लियस की। वही न्यूक्लियस जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ही कर डाले थे। यानी कि सेल थ्योरी काफी चीजों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन सेल थ्योरी भी इस बात को नहीं बता पाया कि सेल का निर्माण होता कैसे। क्योंकि सेल थ्योरी में इस बात की चर्चा की गई कि सेल का निर्माण जिस भी कारणों से होता हो, जिस भी प्रोसेस से होता हो, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? यानी कि स्लाइडेन और स्वान इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर सेल का निर्माण किस प्रकार से होता।
अगर वो सेल के निर्माण पर पहुंच जाते, सेल की निर्माण प्रक्रिया को जान लेते, तो निश्चित ही ये लाइन लिखते, वो नहीं लिखते। तो सेल थ्योरी से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने हैं। सेल थ्योरी से यह भी स्पष्ट हो गया कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बस सेल थ्योरी यह बताने में सक्षम नहीं हो पाया कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता। क्लियर हो गया सेल थ्योरी। 1838-39 में सेल थ्योरी के खोज होने के बाद ठीक 1839 में ही 1839 में ही किसकी खोज हुई? सेल के भीतर के तरल पदार्थ की खोज हुई। यानी किसकी खोज हुई? प्रोटोप्लाज्म की। इसकी बात हम शुरुआत में बनाए कि इसी आधार पर निर्णय लिया जाता कि कोशिका जीवित है कि मृत हो गया। तो यह प्रोटोप्लाज्म का खोज सेल थ्योरी के ठीक बाद हुआ। और यह खोज करने वाले कौन थे? पुरकिंजे थे। ये खोज करने वाले कौन थे दोस्तों? पुरकिंजे थे। पुरकिंजे के बाद वॉन मोल नामक एक साइंटिस्ट ने 1845 में वॉन मोल 46 है 1846 में वॉन मोल नामक एक जीव वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को और विस्तार दिया। यानी कि उसके बारे में अन्य कई जानकारी निकालकर सामने लाया। लेकिन प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम खोज का श्रेय किन्हें प्राप्त है? पुरकिंजे। और किसी को प्राप्त नहीं है। कुछ पुस्तक में इसके भिन्न भिन्न आंसर आते हैं, लेकिन ध्यान देखिएगा कि जीव द्रव्य कोशिकाओं के भीतर के तरल पदार्थ जीवदर और प्रोटोप्लाज्म का खोजने का सर्वप्रथम श्रेय किसको प्राप्त है? पुरकिंजे का। तो कोशिका का खोज हुआ, जीवित कोशिका का खोज हुआ, केंद्रक का खोज हुआ, सेल थ्योरी पेश हुआ और अर्ध तरल पदार्थ पेश हुआ। लेकिन फिर भी अभी तो इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी नए कोशिका का निर्माण कैसे होता। और यह भी समस्या 1855 में दूर हो गया। 1855 में यह बात की पता चल गई कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो नए कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुराने कोशिका से होता है। एक सजीव के शरीर में नए कोशिका का निर्माण उस शरीर में स्थित पुराने कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। तो 1855 में इस बात की भी जानकारी सामने आ गई कि नए कोशिका बनते कैसे हैं। तो नए कोशिका का निर्माण किसी सजीव के शरीर में स्थित पुराने कोशिकाओं से होता है। और पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो सेल कोशिका विभाजन क्या समझ गए ना? कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नए कोशिका का क्या होता है? या पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? और यह बात की जानकारी 1855 में विर्चो ने लगाया। रुडोल्फ विर्चो। क्या? हाँ, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह बात की जानकारी लगा ली कि नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इतनी जानकारी जब कोशिकाओं के बारे में निकल कर आ गया तो अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने लगे कि वास्तव में सेल की संपूर्ण आकृति को एक साथ परिभाषित किया जाए।
जब सेल का पता चल गया, जिंदा सेल का पता चल गया, सेल के भीतर का न्यूक्लियस का पता चल गया, सेल के भीतर के प्रोटोप्लाज्म का पता चल गया, नए कोशिका बनता कैसे ये पता चल गया, तो जीव वैज्ञानिक अभी यह बात पता लगाने लगे कि संपूर्ण कोशिका को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या संपूर्ण कोशिका में क्या क्या है। और संपूर्ण कोशिका को एक साथ परिभाषित करने के लिए एक थ्योरी फिर से पेश हुई जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। और यह दिए थे दोस्तों किसने? मैक्स सुल्ज ने। किसने दिए थे? मैक्स सुल्ज ने। मैक्स सुल्ज का यह प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कोशिकाओं को संपूर्ण परिभाषित करने की एक कोशिश थी। और प्रोटोप्लाज्म थ्योरी संपूर्ण कोशिका को किस तरह से परिभाषित किया, तो इसमें मैक्स सुल्ज इतना ही बोला कि प्रत्येक कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार वस्तु है या जीवित वस्तु है। प्रत्येक कोशिका प्रोटोप्लाज्म का बना एक गोलाकार जीवित वस्तु है। और यही थ्योरी क्या कहलाया? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किया। अब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी तो पेश हुआ कि प्रत्येक कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बना एक गोलाकार पिंड है। उसके बाद साथी वैज्ञानिक मैक्स सुल्ज साहब को बुलाया कि सुल्ज साहब आइए देखिए बैक्टीरिया को, देखिए कहां है गोलाकार। मैक्स सुल्ज देखा गोलाकार तो है ही नहीं, यानी कि उसका जो थ्योरी था सभी कोशिका पर खरा उतरता ही नहीं था। जब मैक्स सुल्ज को जवाब देने का नियत आई कि जो गोलाकार गोलाकार बता रहे हैं तो कहां है सब कोशिका गोलाकार, उसके बाद मैक्स सुल्ज फील्ड खाली कर दिया, अर्थात इसका थ्योरी कुछ ही समय तक मान्य रहा, उसके बाद क्या हो गया? अमान्य हो गया। और दोस्तों हम बताए थे कि क्रांतिकारी खोज 1590 में हुआ था। किसका? और दूसरा क्रांतिकारी खोज जानते हैं कब हुआ? 1931 में। 1831 को सही करिएगा, 1931 करिएगा। क्या करिएगा? 1931। लास्ट में 1831 है ना, 1931। नोट में बहुत चीज गलत रहता है दोस्तों, ताकि हम उसको सही कर सके, ठीक है। तो कभी कभी मिस्टेक होता है, और गलत इसलिए भी होता है कि तत्काल फायदा आपको मिले, क्योंकि 4 घंटा आप क्लास में बैठे हैं। यही फायदा कोई बिना यहां आए उठा लेगा तो गड़बड़ ना है? तब जो घर पर पढ़ेगा वो 1831 में रम्मल होगा, परीक्षा मारेगा 1831। अब वहां पर होना क्या चाहिए? सही किया कि नहीं साहब? सही करिए दोस्तों। नोट में कुछ गलतियां हो जाती है और सामान्य मानवीय भूल है, आप जानते ही है। उतने संसाधन भी हमारे पास नहीं है कि सब कुछ को एकदम हुआ सही कर सके। 1931 में एक और क्रांतिकारी खोज हुआ, और यह क्रांतिकारी खोज किसका था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में परमाणु इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है आपको अंदाजा है? नहीं है, कल्पना कर ही नहीं सकता कोई कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना भी छोटा है इस माइक्रोस्कोप से वो 1000 गुना बड़ा दिखाई देता है। तो 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, जिसका खोज नॉल तथा रस्का नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, एम नॉल और ई रस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? एम नॉल ई रस्का। और यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोस्तों ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे आकृति को भी 1000 2000 गुना बड़ा देखा जा सकता है, 10,000 गुना बड़ा देखा जा सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉन अपने आकृति का 10,000 गुना बड़ा होगा तभी आपको दिखेगा, इतना छोटा होता है दोस्तों।
जैसे ही यार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, अब यह बताने की जरूरत ही नहीं रह गई कि कोशिका कैसा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया नॉल एवं रस्का ने, यह बताने की जरूरत समाप्त हो गई कि आखिर कोशिका कैसा है, क्योंकि कोशिका जैसा भी है वह इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगा कि कोशिका कैसा है। किसी को बताने की जरूरत नहीं रह गई कि आखिर कोशिका कैसा है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसे ही पूरा कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हुआ, उसके बाद तो कोशिका के क्षेत्र में दोस्तों इतनी प्रगति हुई कि दिन दुनी रात चौगुनी गति से कोशिका के क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य होने लगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज से कोशिका की संरचना बिल्कुल क्या हो गई, स्पष्ट हो गई दोस्तों। और इस तरह से कोशिका के संरचना को हम किसके सहायता से पढ़ेंगे? आखिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा जाएगा तो कोशिका कैसा दिखेगा? अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा जाए तो कोशिका कैसा दिखेगा? तो कोशिका जैसा भी दिखेगा उसकी चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। आइए दोस्तों, कल मिलते हैं। ओके, आराम से जाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सबका घर अपने जगह पर है। ठीक है, कहिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले दोस्तों पानी लाइए। चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पंकज कुमार, गोविंद, दिवाकर रॉय, अरे उधर से निकलिए। नोट कहाँ मिलेगा? नोट हर जगह मिलेगा, पटना में तो हर जगह मिल रहा है। फी कम कीजिए। फी तो कम में है सर जी, दरोगा का सैलरी 65,000 प्लस। क्या दिक्कत है तो कम कर देंगे, बहुत को दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी झूठों का काम करता है। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, गरीब के शरीर में नहीं है, तो क्या देने हैं दिक्कत? ओके ओके, बिल्कुल पटना में हर जगह नोट्स अवेलेबल है। नोट्स लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों सबको। 1683 होगा कि 1674 होगा सर? ल्यूवेन हुक वाला प्रश्न। ल्यूवेन हुक में 1675 में ल्यूवेन हुक ने बैक्टीरिया को खोजा था और 1683 में थ्योरी पेश किया था। बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो अनलिमिटेड बार देखने का है, और दरोगा एग्जाम तो देखने की सुविधा है। बाकी पीडीएफ नोट्स ये सब की जानकारी अंकित जी दे रहे हैं आपको। देखो पीडीएफ का क्या प्रॉब्लम है। पीडीएफ